Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel विधिक जागरूकता। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग एमपीएडीपीओ की तैयारी करने का सोच रहे हैं या जो लोग अभी एलएलबी में अभी एडमिशन लिया हुआ है, एलएलबी की परीक्षा कर रहे हैं। एडीपीओ क्या होता है, एडीपीओ का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, बेसिक चीजें आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, एक रीजन तो इस वीडियो को बनाने के पीछे ये है कि बहुत सारे लोग सिविल जज की प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन जुडिशरी के साथ साथ जुडिशरी से रिलेटेड एडीपीओ एपीओ जिसको बोला जाता है उसकी प्रिपरेशन नहीं करते। तो आज बताएंगे कि एडीपीओ की परीक्षा क्या होती है और पहले मैं आपको बताऊंगा एमपीएडीपीओ के बारे में। ऐसी अदर स्टेट, हर स्टेट में एपीओ की परीक्षा होती है तो उन चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। दूसरा, एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि क्या फिर से 300 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। ऐसा कुछ घटनाक्रम चल रहा है कि गृह विभाग के पास लगभग 300 पोस्ट गई है, उन्होंने पास कर दिया है। वैकेंसी आती है नहीं आती मैं इसके बारे में प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। तो अगर आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं एडीपीओ को लेते, तो अभी तैयारी तो बाद में स्टार्ट करी, सबसे पहले सिलेबस को जान लेते हैं। एडीपीओ की परीक्षा क्या है, क्या सैलरी होती है, तमाम चीजों के बारे में। तो कैसे करें तैयारी एमपी एडीपीओ एग्जाम की, इस वीडियो में देखेंगे। इसका हम सिलेबस भी देखेंगे और तमाम चीजें। सबसे पहले आप देख पा रहे होगे नो योर सिलेबस। सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस याद रखना होगा कि भैया मैं भी आपको पर्टिकुलरली पूरा बताऊंगा सिलेबस। जब हम एडमिशन लेते हैं एलएलबी के समय, उस समय से ही हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें कौन से एग्जाम की तैयारी करती है। अब देखिए, एग्जाम की तैयारी को लेकर मेनली मुद्दा क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों बेहतर है, देन यू कैन गो फॉर सिविल जज। अब कुछ बच्चों के साथ होता है कि उनका प्रीलिम्स तो अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, राइटिंग स्किल्स नहीं होती है। तो कोशिश करिए राइटिंग स्किल को अच्छा करने की, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाती तो एमपी का, अगर मैं आप स्पेसिफिकली बात करूं तो एमपी का अगर सिलेबस देखा जाए तो एमपी के सिलेबस में केवल एक आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसको हम एमसीक्यू के माध्यम से करते हैं, देन आपका इंटरव्यू होता है। तो ऐसे बच्चों जिनका रिटन एग्जाम बहुत अच्छा नहीं है, जिनका मेंस एग्जाम बहुत अच्छा नहीं है, तो वो इन एग्जाम्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए। अब सिलेबस में यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो अगर एमपी को आप टारगेट करना चाहते हैं तो एक तो आपको लॉ पोर्शन जो है वो लॉ स्टूडेंट का लॉ पोर्शन तो अच्छा होना ही चाहिए। साथ साथ अब एमपी को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आपकी जीके अच्छी होनी चाहिए। और जीके में भी मैं बात करूं, सारी जीके तो होनी चाहिए लेकिन एमपी जीके उसमें बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। तो मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा, लेकिन जीके अच्छी होनी चाहिए और स्पेसिफिकली एमपी जीके बेहतर होनी चाहिए। और लॉ तो होना ही चाहिए। लगभग 32 लॉ के सब्जेक्ट अभी एमपी में आते हैं, चेंज होता रहता है सिलेबस और जीके। इसके साथ साथ अगर देखते हैं स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट कॉलेज लेवल। अब देखिए, कॉलेज लेवल पे स्टार्ट करने की बात मैं ये बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं की कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलेज के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉलेज में लेवल पे अभी आप हैं और कॉलेज लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके पीछे रीजन मैं बोल रहा हूं, इसलिए वहां से स्टार्ट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब हम सेमेस्टर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे सेमेस्टर में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडीक्यू में पूछे जाएंगे, वो सिविल जज में पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक आपका सब्जेक्ट होता है बीएलएलबी ऑनर्स में, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं से संबंधित अपराध। अब महिलाओं से संबंधित अपराध जो आते हैं, चाहे उसमें डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए, डाउरी प्रोविशन ले लीजिए, या इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेस ले लीजिएगा, या बच्चों से संबंधित अपराध आते हैं जिसमें पॉक्सो या जेजे आप ले लीजिएगा। इसके साथ साथ साइबर रिलेटेड अपराध आते हैं जिसमें आपका आईटी एक्ट वगैरह आ जाता है। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट्स यहां पर भी आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपना सिलेबस बेहतर जानते हैं तो एलएबी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। लगभग ऑनर्स अगर आप करते हो तो 6 सेमेस्टर होते हैं, 60 के आसपास आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कभी कभी तो दो दो तीन तीन सब्जेक्ट्स एक साथ मिला के पढ़ने पड़ते हैं। तो आज लगभग 50-60, अब 50-60 या ये 100 सब्जेक्ट जो भी है, इनमें से हमें उन सब्जेक्ट को छांट लेना है जो हमें आगे यूज होंगे। अगर आपका कोई सेमेस्टर आईपीसी आपकी आ रही है, सीआरपीसी आ रही है, अब ये हमारे सेमेस्टर में भी है, आगे सिविल जज में भी है और आगे एडीपीओ में भी है, तो इन सब्जेक्ट्स को क्यों ना बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बीच बीच में कुछ माइनर एक्ट आते हैं, आईटी एक्ट आता है बीच में, वुमेन के विरुद्ध अपराध आते हैं। हम इन एक्ट्स को क्या करते हैं एलएलबी अब या कॉलेज लेवल पे पास करने के हिसाब से पढ़ते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली 80 to 90% बच्चों के साथ यही होता। लेकिन अगर हमें अपना सिलेबस पता होगा कि भैया ये सब्जेक्ट केवल पास होने वाला नहीं है, बल्कि आगे हमें जुडिशरी या एपीओ में भी या एडीपीओ में भी यूज होने वाला है, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए हम इन सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और जब वहां से आप पढ़ना चालू करोगे तो एंड में आपके लिए बर्डन बहुत कम हो जाएगा। वैसा नहीं होगा कि एंड में आपको 32 सब्जेक्ट 3 महीने में करने हैं। अरे आधे सब्जेक्ट तो हमारे पढ़े पढ़ाए में केवल रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कॉलेज लेवल पे आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ नो योर स्टडी पैटर्न, आपको अपना स्टडी पैटर्न भी देखना है, स्टडी पैटर्न भी देखना है, ठीक है।
आपका स्टडी पैटर्न क्या है? देखिए हर व्यक्ति का पैटर्न अलग होता है, हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है। अब मैं आपको बता चुका हूं पैटर्न के बारे में। यहाँ का जो पैटर्न है आपको 2 फेजेस में है। देखिए कुछ एग्जाम होते हैं 3 फेज में, अब कुछ एग्जाम 3 फेज में होते हैं, कुछ एग्जाम 2 फेज में होते हैं। 2 फेज और 3 फेज का मतलब है जब अगर आप जुडिशरी की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले होता है प्री, देन होता है मेंस और देन होता है इंटरव्यू। अब चलिए, ये तो अभी आज हम सिविल जज के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, आज तो हम बात कर रहे हैं एपीओ के बारे में या एडीपीओ के बारे में। यहाँ पे आपका 2 होते हैं जिसको हम प्री या रिटन एग्जाम बोलते हैं, मतलब एमसीक्यू के थ्रू आपका पहला सेशन होता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि एमसीक्यू को हमें कैसे तैयार करना है। एमसीक्यू को देखो पढ़ने का एक ट्रिक होता है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता है जिनका कॉन्सेप्ट होता है लेकिन उनके एग्जाम नहीं निकलते। तो कॉन्सेप्ट अलग चीज है, एग्जाम में परफॉर्म करना, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो तो आप अच्छा खेलते हो। एक आपने बात सुना होगा, विनोद कांबली बोला जाता है कि सचिन से ज्यादा टैलेंटेड था, हो सकता है, लेकिन जब बात आई परफॉर्म करने की तो परफॉर्म सचिन ने बेहतर किया कि कांबली ने? जिसने परफॉर्म बेहतर किया दुनिया उसे याद रखती है। तो हमें अपने पैटर्न को, हमें चीजों को बहुत अच्छे से याद करना है, हमें परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने से अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं भी समय समय पर एकेडमी वगैरह में क्लासेस लेता हूं, आपको बताता हूं कि आपको कैसे चीजें करना है, कैसे नहीं करना है, किन चीजों को करना है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपना पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, उस पैटर्न को क्रैक कैसे करना है। चलिए पैटर्न भी पता हो गया, सिलेबस भी पता हो गया, अब भैया उस पैटर्न को क्रैक कैसे करना है। वो कुछ लोग तो आपने देखे होंगे 6-6, 7-7, 8-8 साल के, कभी प्री नहीं निकलता। तो क्या उनकी मेहनत में कमी है? नहीं, बिल्कुल मेहनत में कमी नहीं है। कमी उनके पैटर्न पे होगी, या तो वो पैटर्न को अच्छे से नहीं समझ पा रहे एग्जाम को, या जो एग्जाम की, हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है। आप एग्जाम की अगर डिमांड को नहीं समझ पाओगे तो आप फिर एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन वही है ना, देखन में छोटे लगे खाओ करे गंभीर। चीजें भले छोटी होती हैं लेकिन छोटी छोटी चीजें बहुत दिक्कत कर जाती है। तो इन चीजों पे हमें बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ साथ गो थ्रू आउट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। जब भी हम एपीओ, एडीपीओ या किसी भी जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज भी लगाने पड़ते हैं। अब दो चीजों को मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको हमें लगाना पड़ता है, और एक एमसीक्यूज की बुक्स आती है उनको लगाना पड़ता है। अब ये तो सारे लोग लगाते हैं, लेकिन कौन कौन सी लगानी है, कौन कौन सी नहीं लगानी है, इन पर थोड़ा विशेष हमें ध्यान देना पड़ता है। तो जब हम तैयारी के फील्ड में उतर रहे हैं तो हमारे जो हथियार है, हथियार तो हमारे पास यही है ना, बुक्स। तो इनको बहुत अच्छे से हमें वाइसली चूज करना है। समय समय पे आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे चूज कर सकते हो, लेकिन अभी जो शॉर्ट वीडियो में ये बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू बड़े जरूरी है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, अगर इन 3 चीजों को आप हमेशा रेगुलर बेसिस पे करते हो अपने रिवीजन के अलावा, बेयरेक्ट पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बेयरेक्ट है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज अगर आप समय समय पे लगा रहे हो, तो एग्जाम्स, इन एग्जाम्स को, जो एपीओ जिसको एग्जाम बोल रहे हैं, वो निकालने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी, अर्थात हमें निरंतरता रखनी है। हम अगर एग्जाम को निकालना निकालना चाहते हैं तो निरंतरता रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आज हमने एग्जाम दिया, हम इसके बाद अब 2 महीने या 3 महीने रेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आज हमने पढ़ लिया, अब 3, 4, 5 महीने हम बैठे हुए हैं। हमें निरंतर क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, और निरंतरता ही आपके एग्जाम में आपको सिलेक्ट करा सकती है। तो इन चीजों पे भी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे हमें ध्यान बहुत अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। अब मैं आपको देखिए मेन चीज बताने वाला हूं। एक कुछ चीजें और आप याद रखिए, जैसे अगर आप एपीओ का तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं कि सैलरी क्या होती है। बहुत लोगों के मन में आता है कि भैया एडीपीओ की तैयारी तो करेंगे, सैलरी क्या होने वाली है। तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं अपने चैनल्स पे, लेकिन यहां भी आपको बताता हूं कि जो सैलरी वगैरह होती है, लगभग 45,000 के आसपास आपको सैलरी रहती है। बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, एक गवर्नमेंट गजेट पोस्ट होती है, गजेट ऑफिसर की पोस्ट होती है, सेकंड ग्रेड ऑफिसर होता है, गृह विभाग के अधीन कार्य करता है। ये मैं एमपी की स्थिति आपको बता रहा हूं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिलेबस भी हो सकता है, अलग अलग सैलरी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं सैलरी बहुत ज्यादा या कम है, लेकिन देखिए सैलरी ज्यादा या कम की अलग बात होगी, हमें अगर कुछ बनना है तो कुछ अपने आप को साबित करना पड़ेगा। आपको साबित करने के लिए एक मौका अच्छा है। वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एडीपीओ बन जाते हैं, बाद में क्या होता है, सिविल जज तक भी चले जाते हैं। तो खैर इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपके लिए देखिए कमेंट बॉक्स भी है नीचे,
अगर कोई ऐसा सवाल जो मैं आपको जवाब नहीं दे पाया हूं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल आप मेरे को एडीपीओ से रिलेटेड बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं हो सकती। कोशिश करूंगा सिलेबस वगैरह सारी चीजें मैं कवर करने की, लेकिन आज एमपी को लेके, लेकिन बहुत सारी चीजें जो कवर नहीं हो पाएंगी, जो कवर नहीं हो पाएंगी आप उसके लिए कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो @विधिक जागरूकता चैनल पे, ठीक है, जहां पे अनअकैडमी वगैरह की क्लासेस के बारे में भी आपको मेरी जानकारी मिलती है, ठीक है, @विधिक जागरूकता। यहाँ पे आप टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके एडीपीओ के बारे में। चलिए अब हम सिलेबस वगैरह को देखते हैं, क्या कैसा क्या सिलेबस है आपके सामने। सबसे पहले देखिएगा एमपी एडीपीओ का ये पुराना नोटिफिकेशन है, हो सकता है अगर चेंज ना हो तो यही नोटिफिकेशन नेक्स्ट वैकेंसी में भी आपको आएगा और लगभग लगभग यही होगा। तो देखिएगा अब जो पैटर्न हमने बांटा है उसको तीन चीजों में बांटा है। पहला जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा ओएमआर शीट के बाद, जिसको रिटन एग्जाम मैं बोल रहा था बार बार, इसमें आपको 150 नंबर का जीके आएगा और 300 का लॉ आएगा। अब 100 कैसे है, इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं थोड़ा सा, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो भैया देखिएगा जो ये आपका होगा 300 150 का। अब इसमें से क्या आएगा, एमपी, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन आएंगे। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 150 नंबर हुआ। लॉ के आपके 32 सब्जेक्ट्स हैं, मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। 300 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3-3 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का ये। तो ये आपका प्रीलिम्स होता है 550 नंबर का, जिसको रिटन एग्जाम। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्ट इंटरव्यू पे जाते हो, जो 50 नंबर का होता है, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो 550 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिलता है। अब इसने बता दिया कि भैया जो 50 क्वेश्चन होंगे, जो 50 प्रश्न होंगे, वो 150 नंबर के, मैंने बताया 50 प्रश्न, 3-3 नंबर का एक प्रश्न होगा, और कितने नंबर के हो जाएंगे, और 100 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, तो टोटल 450 नंबर का आपका ये हुआ। एबीसीडी करके आपके 4 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। ओएमआर शीट के माध्यम से अभी एग्जाम हुआ है, कभी ऑनलाइन भी हो सकता है। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है भैया। सबसे बात, नेगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन को अगर गलत करते हो तो 1/3 आपका कट जाएगा, जी लिखा है ना, 3 में राइट और रॉन्ग -1 आपको माइनस मार्किंग है। इसके साथ साथ ईच पेपर में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईच पेपर पे आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। एमपी में इस बार क्या हुआ है, लॉ में तो लगभग लगभग 80% लोग 40% मार्क्स को क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए हैं, लेकिन जीके इतनी डिफिकल्ट है, क्योंकि लॉ एक तो जीके जीके बहुत वाइड होती है, फिर लॉ के स्टूडेंट की ऑलरेडी जीके कमजोर होती है, तीसरी चीज माइनस मार्किंग भी थी, तो लगभग 70% बच्चे जीके ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जीके के लिए भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे सिलेबस में क्या है। अभी हम देखते हैं 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें कोई न्यूनतम मार्क्स नहीं है। इसमें बोल रहा है कि इसमें भैया कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग, सॉरी, इसमें मिनिमम मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। ओएमआर शीट से एग्जाम होगा, ठीक है, ऑफलाइन प्रक्रिया की तरह। फिर इन्होंने बता दिया कि भैया किस पे अगर हिंदी इंग्लिश के अनुवाद में कोई दिक्कत होती है तो हिंदी अनुवाद मान्य होगा। वैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि हिंदी इंग्लिश अनुवाद में अगर दिक्कत होती है तो इंग्लिश अनुवाद माना जाएगा, लेकिन यहाँ हिंदी अनुवाद, इसके साथ साथ अन्य चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपत्ति वगैरह लगाने की बात की गई है। टोटल मेन चीज, अब देखिए 40% का जो क्राइटेरिया है ये जर्नल वालों के लिए। अब इसमें है कि एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए, और इसके साथ साथ मैं ईडब्ल्यूएस बोलता हूं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भले यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन स्पेशल गजट के थ्रू यहां पे एमपी में हुआ है कि एमपी में एससी एसटी महिलाएं, जो एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं हैं, ईडब्ल्यूएस वाले और फिजिकल हैंडीकैप को ये 40% की जगह 10% का क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, तो उनको 30% मार्क्स वगैरह लाने पड़ते हैं। अब आपको भैया कहां पे आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, एमपीपीएससी में आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस देखिए इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, हिंदी में भी। अगर इंग्लिश हम सिलेबस देखते हैं तो पहला आता है हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। बड़ा ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है, बच्चों ने जो बताया है उसके हिसाब से। तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज आ रही है, हिस्ट्री एंड कल्चर भी है आपका, और लिटरेचर, तीनों को आपको एक साथ उसने कर दिया। फिर ज्योग्राफी ऑफ एमपी आपसे पूछ रहा है अलग से, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी। मैंने इसलिए आपको पहले बताया था कि सारी चीज तो जरूरी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो एमपी का है। और आपने देखा होगा मैंने रेगुलरली अपनी क्लासेस में, अनअकैडमी में फ्री सेशंस लेके आपको ये सारे के सारे इसके एमसीक्यूज कराए थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए थे, जिससे रिजल्ट ये रहा कि अभी जो एपीओ का एग्जाम है लगभग लगभग 80 to 90 हमारे बच्चों ने क्या किया, उसको क्वालिफाई किया है। फाइनल सिलेक्शन अब देखते हैं कितनों का होता है, उम्मीद है बहुत सारे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ करंट इवेंट, इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल एमपी के आपके करंट इवेंट्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो कम्युनिकेशन, आपको जो आईटी होता है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो 5 यूनिट आपकी ये हो गई। अब ये यूनिट देखिए कितनी बड़ी है,
यहाँ तो छोटी छोटी यूनिट है, यहाँ पे हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है और लिटरेचर भी है, तो टोटल 5 यूनिट आपकी पीएससी से रिलेटेड है। अब हम लॉ की तरफ अगर चलते हैं तो देखिए लॉ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ के स्टूडेंटों को 10 यूनिट में उन्होंने 32 सब्जेक्ट्स को बांट दिया है। अब देखिएगा एलएलबी में अगर हम जाते हैं तो एलएलबी में ऑलरेडी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही रहे हैं, वही चीज है, और जुडिशरी में भी सेम चीज पढ़ रहे हैं, सेम चीज आईपीसी में पढ़ रहे हैं। एक अलग एक्ट मिलता है प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, कुछ स्टेट्स में आता है, अगर हम राजस्थान वगैरह जाएं तो राजस्थान वगैरह में ये आता है, बहुत सारी स्टेट्स में नहीं आता है, एमपी जुडिशरी बात करें नहीं आता, तो ये छोटा सा एक्ट है वो पढ़ सकते हैं। सीआरपीसी आता ही है, मोटर व्हीकल बहुत सारी स्टेट्स में आता है, एचजीएस में आता है, लेकिन एमपीसीजे में नहीं आता है। अब ये जो आपका मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन या डीएलओ वगैरह में आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट आपका हर एग्जाम में आपका आ रहा है, पॉक्सो जरूर है आपका पढ़ना, आर्म्स एक्ट आपको जरूर है, कुछ अननेसेसरी एक्ट्स नहीं है, सारे के सारे नेसेसरी एक्ट्स है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेस मैंने आपको बताया, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं एलएलबी में, महिलाओं से विरुद्ध अपराध, महिलाओं से विरुद्ध अपराध में ये भी आ जाता है, कुछ आपको प्रिवेंशन ऑफ, ये कुछ नए एक्ट्स हैं, जैसे सेक्सुअल कम्युनिटीज एक्ट यूज बहुत होता है, बहुत सारी जगह पे जुडिशरी में नहीं मिलता है, लेकिन यहां पे रखा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जर्नली नहीं मिलता है, यहां पे रखा गया है। वाइल्ड लाइफ एक्ट आप बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है, एचजीएस एमपी एचजीएस में आता है। एक्सप्लोसिव एक्ट एक नया एक्ट रखा गया है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा था। हाँ आईटी एक्ट है, एलबी में भी यूज होता है, जुडिशरी में भी आता है, एडीपीओ में भी आता है, मैं आपको सारे सब्जेक्ट बता रहा हूं। अब ये जो अपराध हुए, ये जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ये तीनों महिलाओं के विरुद्ध अपराध से है, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ये आपको देखना होगा। इसके साथ साथ आरटीआई नॉर्मल अगर नहीं भी आपका कहीं सिलेबस में, आपको पढ़ना चाहिए आरटीआई के थ्रू। एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, पीसीपीएनडीटी एक्ट आ गया, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट है। कुछ एमपी के भी है, देखिएगा अभी हम आगे देखेंगे, कुछ एमपी के स्पेशल लोकल भी हैं। इसके बाद एनएसए नया रखा गया है, पहले नहीं हुआ करता था। एससी एसटी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। बैनिंग एक्ट नया, मतलब जो परिदृश्य देखते हुए जो ये पॉन्जी स्कीम्स होती है उससे रिलेटेड एक ये चीज रखी गई है। इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जेजे एक्ट और फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी बहुत ज्यादा जुडिशरी में नहीं मिलता है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जेजे आपको हर जगह देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कुछ एमपी के क्या रखे गए हैं, 5 एमपी के लोकल एक्ट्स भी रखे गए हैं। तो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हमें सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अनअकैडमी में जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, आपको इन सब्जेक्ट्स को समय समय पे बताएंगे कैसे पढ़ना है। फ्री सेशंस लगाते हैं, फ्री एमसीक्यू की क्लासेस रहती हैं। तो सिलेबस आज का उद्देश्य ये था कि मैं आपको अवेयर करा सकूं कि एमपीएडीपीओ क्या है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, काम क्या रहता है। ये मजिस्ट्रेट्स के जो कोर्ट होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष रखता है, इसका ये काम होता है। सैलरी भी आपको बता दी मैंने, गृह विभाग के अंतर्गत आता है। एग्जाम को निकाल कैसे कर सकते हैं भैया, कोई मिनिमम क्राइटेरिया है नहीं, एज लिमिट 21 से लेकर 35 है आपकी। क्या कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ ये जो 2 साल की बात की गई है, इसमें 2 साल एक्सपीरियंस उनमें अगर आपका है तो आपको अधिमान्यता दी जाएगी अगर आपके नंबर क्लैश होते हैं 2 लोगों के, लेकिन एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप सारी चीज अपने सामने देख ही रहे हैं, ये जो मैंने आपको चीजें बताई और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगी अगर आप इन चीजों से जुड़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। और क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो एपीओ, आज तो बात हुई है एमपी एपीओ की, राजस्थान की एपीओ की भी हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की एपीओ की बात करेंगे, और इनको कैसे क्रैक करना है इसकी स्ट्रेटेजी पे भी हम चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली ये सेशंस आपको बहुत ज्यादा यूजफुल भी होंगे आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।